चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2। इसके पहले हमने बैंकिंग ऑलरेडी किया था, इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस वाला पार्ट हमने कवर किया था। आज अपना टारगेट रहेगा इंश्योरेंस के बाकी के 2 क्वेश्चंस और ट्रांसपोर्टेशन खत्म करना, ठीक है। नाउ पे अटेंशन। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आप सभी को पता है इंश्योरेंस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है। 3 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है। अब व्हाट इज इंश्योरेंस की कभी भी किसी भी तरीके के लॉस को रिकवर करने के लिए जब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें जो इंश्योर्ड वाला बंदा रहता है वो क्या करता है, प्रीमियम भरता है, ताकि जब भी किसी भी तरीके का लॉसेस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल गोइंग टू कंपेंसेट और उसका क्लेम उसको पास करके मिलने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप आएगा वो लाइफ इंश्योरेंस है। सर व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन assured insurer and insured whereby the insurer agrees to compensate। यानी जो इंश्योर यानी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या कहती है कि हम कंपेंसेशन देने के लिए तैयार है to insured a certain sum on the expiry of the certain period or on the death। या तो इंश्योरेंस खत्म होने पर हम पैसा देंगे या फिर हम इंश्योर्ड के डेथ होने पर पैसा देने वाले हैं, whichever is earlier। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपकी जिंदगी होने वाली है। मानो मैंने मेरे इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया और इंश्योरेंस एजेंट को बुलाने के बाद मैंने कहा कि मेरे को LIC लेना है, लाइफ इंश्योरेंस लेना है। सो वो मुझे पूरा डिटेल प्लान बताएगा, मेरा नाम धाम काम एज वगैरह सब कुछ लेगा, ठीक है। दारू पीते कि नहीं पीते, सिगरेट पीते कि नहीं पीते, कोई बीमारी है कि नहीं है, वो सब बेसिक डिटेल्स लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से आपका प्रीमियम फ्लक्चुएट होता है। सारी डिटेल लेने के बाद अब वो मुझे बताएगा प्रीमियम। क्या बताएगा? अब वो बोलेगा प्रीमियम आप कैसे भरना चाहते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली? हर महीने भरना चाहते हो या 3-3 महीने में भरना चाहते हो, 6 महीने में भरना चाहते हो कि 12 महीने में? तो मैंने उससे एक प्रीमियम का डेट डिसाइड हो गया, प्रीमियम का टर्म्स डिसाइड हो गया। एंड आफ्टर डूइंग दैट उस इंश्योरेंस पॉलिसी के एक एक्सपायरी होगी, लेट्स से 20 साल। कितना साल? 20 साल। तो अगर मैंने 2024 में अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो 20 साल बाद, यानी वो इंश्योरेंस पॉलिसी कब एक्सपायर होगी? 2044। तो 2044 और मेरी डेथ, whichever is earlier, उसका क्या माना जाएगा? एक्सपायरी पीरियड ऑफ द इंश्योरेंस। मैं 2050 तक जी गया तो 2044 में पैसा मिल जाएगा, 2030 में टपक गया तो 2030 में पैसा मिल जाएगा, whichever is earlier। डेथ ऑफ अ पर्सन और एक्सपायरी ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, whichever is earlier। ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। Now what are the types of life insurance? पहला है कौन सा? टर्म लाइफ। टर्म मतलब समय। It is a type of the life insurance that provide a death benefit to the beneficiary only if the insured dies। भाई साहब यहाँ पर फायदा किसको मिलने वाला है? मरने के बाद। देखो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? बेनिफिशियरी को। किसको मिलता है?
बेनिफिशियरी। सब बेनिफिशियरी मतलब मेरे जाने के बाद मेरी बीवी, जिसने इंश्योरेंस लिया रहेगा उसके पीछे कोई तो नॉमिनी होगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, तो जो बेनिफिशियरी है उसको उसका पैसा मिलने वाला है। सो यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस क्या रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि मरने के बाद आपको उसका पैसा मिलने वाला है। टर्म इंश्योरेंस, क्या बोला बेटा, टर्म इंश्योरेंस। क्लियर है क्या? सेकेंड, होल लाइफ इंश्योरेंस। क्या बोला है, होल लाइफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो उसने जो पॉलिसी ली है पूरी जिंदगी के लिए है, पूरी जिंदगी के लिए है। ठीक है, द होल लाइफ पॉलिसी कवर्स द पॉलिसी होल्डर ओवर हिज लाइफ। द मेन फीचर ऑफ द होल लाइफ पॉलिसी इज दैट द वैलिडिटी ऑफ द पॉलिसी इज नॉट डिफाइंड so that the individual enjoys the life cover through his life. पहले वाले पे कैसा था, समय था, टर्म लाइफ। क्या बोला है, टर्म लाइफ। उसमें टर्म टाइम डिसाइडेड था कि आपका कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 10 साल का होगा, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल। और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद या फिर डेथ, दोनों में से जो पहले हो जाए उसका पूरा बेनिफिट आपके बेनिफिशियरी को मिलेगा। दूसरा होल लाइफ पॉलिसी है। होल लाइफ पॉलिसी में आपने एक्सपायरी डिसाइड नहीं किया कि आपका इंश्योरेंस 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए। इसका मतलब आपकी पूरी जिंदगी कवर रहेगी, पूरी जिंदगी, पूरा लाइफ टाइम, जब तक आप जियोगे तब तक वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी, कवर रहने वाली है। ठीक है। थर्ड, एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। कौन से पीरियड के लिए, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। द सम assured with the bonus is given on the death of the insured to dependent on the expiry of the specific period to the insured। मतलब मरने पर या फिर टाइम पीरियड खत्म होने पर आपको उसका बेनिफिट मिलता है बोनस के साथ। किसके साथ, अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा, उसके साथ आपको एक सर्टेन बोनस भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। कब, दो चीजें, या तो इंश्योरेंस खत्म होने पर या फिर साथ में, या तो साथ में मरने पर, दोनों में से एक। अरे जब भी ऐसा कुछ आएगा ना, हर इंश्योरेंस पॉलिसी दो ही टर्म्स में जीता है, एक्सपायरी और, या तो एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या तो एक्सपायरी ऑफ द पर्सन होना चाहिए, या तो इंसान टपकना चाहिए या तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना चाहिए। दोनों में से जो पहले हो गया वैसा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं यकीन आता है, आजू बाजू में कोई तो LIC एजेंट रहेगा, उसको पकड़ने का, अंकल को अंकल अंकल मैं 18 साल के हो गई हूँ, मेरे को है ना LIC पॉलिसी चाहिए। तो अंकल बोलेगा अरे तो अभी देखो बोलने नहीं होता LIC पॉलिसी, तो क्या LIC पॉलिसी भरेगा। उसको समझाने का कि मेरे को मेरे लाइफ का बहुत टेंशन है, आपको नहीं मालूम मेरे को टेंशन इतना है ना, मेरे को इतना, मैं रात को सो नहीं पाता है। बोला किस चीज का, बोर्ड का। बोला साल भर से पढ़ा नहीं, चल। ऐसा मजाक मिलेगा अपने को। तो 18 साल के जस्ट आज जो है तुमने LIC पॉलिसी वाले को बुलाया, उसने बैठाया और तुमको डिटेल में बताएगा एक एक एक, LIC जीवन ज्योति योजना, LIC जीवन आनंद योजना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बर्बाद भी। हाँ, जिंदगी के बाद भी बाद में आता है, पहले बर्बाद आता है। अपन पैसा भरते जाता है, अपन मरते ही नहीं है, पैसा देते रहते प्रीमियम दे रहे। और मान लो कभी खुदा ना खास्ता तुमको उसके पैसे की जरूरत है और तुम चाहोगे एक काम करते LIC का पैसा निकाल ले, नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो 30% मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं मरने का बेनिफिट ज्यादा है जीने का, तो LIC पॉलिसी में बेनिफिट है। अब आप कौन सा पॉलिसी लेते हो ये आपके लिए मैटर है कि मरने के बाद आपकी फैमिली को आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बेनिफिट कब मिलेगा, जब एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। कब मिलेगा, एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो ही आपको वहां पर क्या मिलने वाला है, सब बेनिफिट मिलने वाला है। डिफिकल्टी है क्या? नाउ यूलिप पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी बेटा, यूलिप। यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी।
क्या बोले बेटा? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। सर, जो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट के द्वारा पैसे में ग्रोथ चाहते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह अपने पैसे में ग्रोथ चाहते हैं, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ साथ अपनी लाइफ को कवर चाहते हैं, रिस्क के साथ साथ रिस्क भी लेना चाहते हैं, प्लस अपनी जिंदगी को कवर भी करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी का भी पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो सारे व्यक्ति यूलिप पॉलिसी में आते हैं। ULIP policy are those investors which like to reap benefit of the life insurance policy with mutual fund. म्यूचुअल फंड भी मिलेगा और अपनी जिंदगी का कवर भी मिलेगा। ठीक है, जिंदगी के साथ भी पैसा भी बढ़ते रहेगा, जिंदगी के बाद वो पैसा बेनिफिशियरी को मिलेगा विद द एक्सटेंसिव अमाउंट। एक्सटेंसिव अमाउंट का मतलब होता है मार्केट जितना बढ़ेगा पैसा आपका उतना भागेगा। आप अगर बैंक में वो पैसा रखोगे तो हो सकता है 6 या 7% इंटरेस्ट मिले, एफडी में 100% है कि अगर उतना ही समय अपने म्यूचुअल फंड में बिताया तो आपको 20 से 22% भी रिटर्न मिल सकता है। कितना? 20 से 22%। मोटा मोटी अगर मैं बोलता कितना भी वर्स्ट सिनेरियो, कितना भी वर्स्ट सिनेरियो, कितना भी खराब समय हो, 12 से लेके 22% रिटर्न तो हर म्यूचुअल फंड देने की कोशिश करता है। हर मतलब कोशिश करता है, देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो टॉप पॉलिसीज होती है, टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं, वो आपको 12 से लेके 22% क्या देते हैं? रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ बेटा चाइल्ड इंश्योरेंस, नाम से पता चलना चाहिए, चाइल्ड। The child insurance policy is a saving cum investment plan that is designed to meet a child future financial नहीं, बच्चा आज पैदा करो, फाइनेंशियल बेनिफिट फ्यूचर में चाहिए। ठीक है, जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आता है, बाप को टेंशन चालू है ना भाई। अगर लड़का है तो बोलता है नालायक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका फिर जब आता है, जैसे कोई जिंदगी में आया, उसकी जिंदगी में आया, लड़का हो या लड़की, उसको हमेशा टेंशन रहता है यार आगे स्टार्टिंग के 1 साल तो चलो उसके दूध का खर्चा ही रहता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके नखरे बढ़ते हैं, बाप जो होता है वो तो झेल लेता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसके स्कूल्स के एक्सपेंडिचर होंगे, और बड़ा होगा तो कॉलेजेस के नखरे होंगे, तो वो चाहता है आज ही फाइनेंशियल कवर करके रखना, तो वो चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। बट नाम बच्चे का रहता है, प्रीमियम बाप भरता है, नाम बच्चे का, प्रीमियम पप्पा भरता है ना, और बेनिफिट बेटा उठाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक उसकी उम्र 18 साल क्रॉस नहीं होती। 18 साल तो मिनिमम, या फिर 20 साल 25 साल। मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, ठीक है, ओके, पैसा कितना लगेगा? बोला 2 करोड़। 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 22, यानी 1 साल में कितना करने का है? बोला 10 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय 12, 1 महीने में कितना करने का है? समझो 20,000। ठीक है, चलो कैलकुलेटर पे लिया, एक अमाउंट आया, बोला इतने का प्रीमियम कर दो, समझा? एक लमसम अमाउंट मिलेगा, वो हर महीने आप दोगे, तो उससे आपके उस पर्टिकुलर 20 साल 22 साल के जो डिग्री कंप्लीट करके जब वो आगे जाएगा उतना पैसा मिलेगा, तो आपने उसके 22 साल बाद के फ्यूचर के लिए आज से पैसा जमा करना चालू कर दिया, समझा? इसी को बोलते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं बेटा? बच्चे के भविष्य के लिए जो पॉलिसी आप लेते हो उसको बोलते हैं चाइल्ड इंश्योरेंस। फिर आ जाओ बेटा एन्युटी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? सो व्हाट इज एन्युटी? एन्युटी मतलब होता है द इंश्योर्ड हैज टू पे लमसम और इंस्टॉलमेंट, पैसा एक साथ देने का या इंस्टॉलमेंट में देने का, ऑन अ सर्टेन पीरियड of time the insured will receive back at the specific periodically from the specific date। समय समय पर पैसा दो या एक साथ पैसा दो, जैसे तारीख डिसाइड कर लो, हर महीने की 1 तारीख को मेरे अकाउंट से 4,000 रुपए निकल के LIC में जाना चाहिए,
तो हर महीने की 1 तारीख को मेरा बैंक वाला 4,000 निकालेगा और उधर LIC में ट्रांसफर करेगा, है ना। सो ये है एन्युटी पॉलिसी। क्या बोला बेटा? सर हर महीने की 1 तारीख को ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, वो डेट कौन डिसाइड करेगा? मैं। 1 तारीख से लेके पूरे महीने की एंडिंग तक किस तारीख को जाना चाहिए वो डेट कौन डिसाइड करेगा? मैं। तो वो हो गया एन्युटी पॉलिसी। क्या होता है? चलो मेरे को हर महीने का झंझट रखने का ही नहीं है, मैं एक ही साथ पैसा डालना चाहता हूँ, क्या मैं डाल सकता हूँ? यस, इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? एन्युटी पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा? एन्युटी पॉलिसी। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, ठीक है, इंस्टॉलमेंट या फिर सर्टेन पीरियड। फिर क्या बोलते हैं बेटा? मनी बैक पॉलिसी। नाम से पता चलना चाहिए, मनी बैक पॉलिसी। Money back policy provide a regular percentage of sum assured during lifetime of the policy and also guarantee the benefit of full sum assured in the event of death of the insured to the dependents. यानी वो बोलता है टेंशन वेंशन नहीं लेना, प्रीमियम भरो, आपका जो सम अश्योर्ड है वो तो आपके मरने पर या एक्सपायरी पे मिल जाएगा। आप मरोगे तो आपके बेनिफिशियरी को मिलेगा, अगर आप मान लो वो समय खत्म होने तक आप जिंदा रह गए तो आपको मिलेगा। लेकिन हर पर्टिकुलर समय पे 3 साल 5 साल के टाइम पर हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज रिटर्न भी देंगे। क्या देंगे? रिटर्न। उस रिटर्न को बोलेंगे मनी बैक पॉलिसी। क्या बोलेंगे? पैसा रिटर्न मिलेगा। कितना मिलेगा? सर्टेन अमाउंट। सर्टेन मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा, उसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। क्लियर है क्या? हाँ है ना? श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। ना कम टू द नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज मरीन लाइफ इंश्योरेंस में कोई डाउट है क्या? पक्का श्योर कॉन्फिडेंस? नाम से समझना पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़ोगे उसमें एक वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, मरीन। मरीन मतलब समंदर। समंदर में जो जहाज आता है, समंदर में जो जहाज जैसे टाइटैनिक होती है, it gives the protection against the losses caused due to the danger of the sea. समंदर के खतरों से बचने के लिए, समंदर के खतरों से बचने के लिए आप अपने शिप, अपने वोयाज, अपने वेसल, अपने बड़े बड़े टाइटैनिक जैसे जहाजों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो समंदर के जहाज, ठीक है, खतरों से बचने के लिए। सो इट कवर्स द लॉसेस और डैमेज टू द वेसल्स और कार्गो। क्लियर है क्या? तो समंदर के खतरों से बचने के लिए जो पॉलिसी आप लेते हो उस सारी पॉलिसी की तरह की सर मरीन इंश्योरेंस। क्लियर है? सब लोगों ने टाइटैनिक तो देखी होगी, नहीं देखी है? जिस इंसान ने टाइटैनिक नहीं देखी है इस दुनिया में किसी को प्यार करने का हक नहीं, गाना गाने का भी हक नहीं। एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स आई सी यू। हर रात तो है का देखत बाटी, ठीक है। वो मूवी देखो, इंटेंसिटी देखो, 1912 की घटना है, 2022 हो गया, 112 साल हो गए वो इवेंट को ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या टाइटैनिक डूबने से लोग मर गए? बोले हाँ सब मर गए। क्या टाइटैनिक डूबने से जो कंपनी का जहाज था, कंपनी बर्बाद हो गई? नहीं, उसको तो इंश्योरेंस मिल गया। तो उसने कौन सा इंश्योरेंस लिया रहेगा? मरीन इंश्योरेंस, अगर लिया होगा तो। चलो ध्यान दो, पहला टाइप है वोयाज पॉलिसी। क्या बेटा? बेटा वोयाज। यहां पर it is a policy in which subject matter is insured for a specific voyage irrespective of time involved in it. The risk begins only when the ship starts on the voyage. मतलब मैंने जो जर्नी की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? जर्नी। मेरा जहाज मुंबई के पोर्ट से निकल के अमेरिका के पोर्ट पर जाने वाला है, अमेरिका जाने वाला है। तो जैसे ही मेरे शिप ने वो शुरुआत की, मेरी पॉलिसी यहाँ पर क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी और उस जर्नी को क्या करेंगे? कवर करेंगे। अब वो जहाज 3 दिन में पहुंचे, 3 साल में पहुंचे, 3 महीने में पहुंचे, 300 साल में पहुंचे, पूरे लाइफ टाइम, पूरे टाइम तक, जब तक वो जहाज वहां तक पहुंचता नहीं, उसके सारे खतरों को, यानी उसके साथ जो भी इवेंट वगैरह होगा, पॉलिसी, वो पूरी पॉलिसी कवर करके रखेगा वो आज।
वो मेरे जहाज को कुछ भी होना नहीं चाहिए, समय का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 3 साल में पहुंचेगा तो भी 3 साल तक मेरा पॉलिसी चलते रहने वाला है, ठीक है। सेकंड आता है बेटा टाइम पॉलिसी। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, समय। मैंने बोला कि अमेरिका तक जाना है, तो बोला सर अमेरिका तक जाने के लिए 1.5 महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा? तो मैंने 1.5 महीने का क्या लिया, प्रीमियम लिया। कितने महीने का? 1.5। लेकिन समंदर के खतरों को देखते हुए, समंदर में तूफान वगैरह भी आते हैं, सब आते हैं, उस वजह से हमको जरा 15 दिन का समय ज्यादा लगेगा। तो जो 1.5 महीने का है वो कितने महीना हो गया? 2 महीना। लेकिन मैंने इंश्योरेंस कितने महीने का लिया है? सिर्फ 1.5 महीना। तो जो बाकी का जो 15 दिन है वो रिस्क है मेरा। अगर उन 15 दिनों में कुछ होगा तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं है, समझा। इसीलिए टाइम में समय इंपॉर्टेंट है, वोयाज के अंदर जर्नी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? जर्नी। ऐसे याद रखो, वोयाज में क्या आएगा सर? जर्नी की बात होगी। किसकी बात होगी? जर्नी। और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी? टाइम, समय की बात होगी। फिर आ जाओ मिक्स पॉलिसी। मिक्स पॉलिसी के अंदर वोयाज पॉलिसी प्लस टाइम पॉलिसी दोनों आता है। मिक्स पॉलिसी के अंदर जर्नी भी कवर है और समय भी कवर है। जिसको दोनों रिस्क नहीं लेना है, जिसको दोनों रिस्क नहीं लेना है, वो कौन सी पॉलिसी लेगा? मिक्स। जर्नी भी कवर होनी चाहिए, समय भी कवर होना चाहिए। इसको बोलते हैं वोयाज पॉलिसी, सॉरी मिक्स पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिर आता है बेटा वैल्यूड पॉलिसी। Under the policy, goods are insured for an agreed value between the insurer and insured at the time of taking policy. अब यहाँ पर हम ना तो जर्नी कवर कर रहे हैं, ना समय कवर कर रहे हैं, ना ही हम जर्नी कवर कर रहे हैं, ना ही हमारा टाइम कवर कर रहे हैं। हम कवर कर रहे हैं उस शिप के अंदर कितना सामान है, कितना सामान लोड हो रहा है। उस जो सामान लोड हो रहा है उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। इसको बोलते हैं वैल्यूड पॉलिसी। क्या बोलते हैं बेटा? समझा? नहीं, मैंने शिपमेंट का पॉलिसी नहीं लिया, मैंने समय की पॉलिसी नहीं ली, टाइम पीरियड की पॉलिसी नहीं। मैं किसकी पॉलिसी ले रहा हूँ? कितना सामान लोड हुआ है उसकी यहाँ पर पॉलिसी लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ब्लैंकेट पॉलिसी। नाम से मालूम पड़ना चाहिए। क्या सर? ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होता है? द पॉलिसी इज टेकन फॉर अ मैक्सिमम लिमिट of required amount of protection and the full amount of premium is in paid in the beginning of the policy. मैं चाहता हूं कि जो भी मुझे लॉसेस होने वाले हो सकते हैं, तो जो मेरा मैक्सिमम लिमिट है, कौन सा लिमिट? मैक्सिमम लिमिट। मैंने 4 करोड़ का सामान मेरे शिप में लोड कराया, 4 करोड़ का सामान लोड कराया, 4 करोड़ मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू बेटा? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो उसने बोला गिरा, ये विनय विनय भर के लाया रहेगा बैग में से। विनय, तो मैक्सिमम अमाउंट 4 करोड़ हमने डिसाइड किया, तो वो जो 4 करोड़ रुपीस का अमाउंट है उसके लिए उसने मुझे प्रीमियम बोला। लेट से उसने बोला सर आपको 4 करोड़ का इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करने के लिए आपको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा, और ये 10 लाख रुपया आपको अभी पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा इंश्योरेंस का अमाउंट क्या रहेगा? कवर होने वाला है। इसको बेटा बोलेंगे ब्लैंकेट पॉलिसी। क्या बोलेंगे? ब्लैंकेट पॉलिसी। फिर आ जाओ कंपोजिट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? कंपोजिट। कंपोजिट पॉलिसी मतलब क्या? दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर। मतलब मैंने एसबीआई से भी इंश्योरेंस करवाया, एचडीएफसी से भी करवाया, एलआईसी वालों से भी कराया, उनके अलग अलग तरीके की पॉलिसीज है। 3-4 कंपनियां पकड़कर मैंने मेरे उस पर्टिकुलर मरीन इंश्योरेंस का, मरीन का क्या कराया? इंश्योरेंस करवाया है। So the liability of each insurer is separate and distinct. It is taken when the amount of insurance is very high. जब ये 100 करोड़, 150 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ की इंश्योरेंस की बात होती है ना बेटा, when your insurance amount is big, तब एक कंपनी यहाँ पर खड़ी नहीं होती है। तो आपको क्या करना पड़ता है? मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ना पड़ता है। तो ये मल्टीपल कहां पर आएगा सर? कंपोजिट में। किधर आएगा? ठीक है। डिफिकल्टी अब तक हमने जो पढ़ा वो क्या था?
मरीन इंश्योरेंस और उसके टाइप्स। आखिरी टाइप्स की तरफ आते हैं, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस, अब यहाँ पे नाम से पता चलना चाहिए आपकी प्रॉपर्टी को खतरा किससे। फायर बोले तो पुष्पा नहीं, आग, झुकेगा नहीं। झाड़ू कैसे मारेगा फिर, झाड़ू कैसे मारेगा, झुकेगा नहीं तो ऐसा मॉब से मारेगा। अच्छा पोछा भी लगता है, ओके। पुष्पा का डायलॉग देखा कि नहीं, ट्रेलर नंबर 2? हाँ नहीं देखा, वेरी गुड, बोर्ड एग्जाम के बाद देखना, अभी देखने का जरूरत भी नहीं है। 9 तारीख को लास्ट पेपर है, मस्त 9 तारीख की शाम को मस्त पूरा पूरा फैमिली जाना जू चौपाटी, वहां पे ज्यादा अच्छी पिक्चर देखेगी वो मिलेगी। 10 तारीख की सुबह जाना, अरे बेटा शाम को पेपर छूटेगा 3 से 6 के बाद, तो 6 बजे के बाद कहीं जाने लायक रहोगे नहीं, तो जू जाना सबसे बेस्ट, दोस्त लोग के साथ, हाथ में हाथे डाल के घूमना, जा जाओ। Fire insurance is a contract whereby the insurer, in return for the considered undertake to indemnify the insured against the loss of the property due to fire. प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस ले रहा है, बट कौन से खतरे में, फायर। कौन से इसमें, फायर में। अरे समझा, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी को खतरा हो सकता है, वो भी किससे, फायर से, तो वो कौन सा इंश्योरेंस लेगा, फायर इंश्योरेंस। अब उसके कौन से टाइप से बेटा, तीन। पहला है वैल्यूड, सर ये नाम पड़ा पड़ा लग रहा है, मरीन में भी था, उसमें क्या पड़ा था कि जितना गुड्स की वैल्यू है उतना का पॉलिसी लेने का, वैसे यहाँ पर भी आपके पास जो स्टॉक अवेलेबल है उस स्टॉक की वैल्यू का आपने क्या करा है, इंश्योरेंस करवाया। Under this policy, the subject matter of the insurance agreed upon the time of making the contract. The insurer has to pay the specific amount or value or respective of the amount of loss. कितने का लॉस हो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, वैल्यू ऑफ द गुड्स अवेलेबल, कितना गुड्स अवेलेबल है उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। दूसरा एवरेज पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या कहता है, एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज मतलब वो कैलकुलेट कैसे करेंगे क्लेम का अमाउंट, आपका जो पॉलिसी वैल्यू है ऊपर लिखेंगे, आपका जो स्टॉक वैल्यू बचा है वो नीचे लिखेंगे, और आपकी जिंदगी में मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कितना लॉस हुआ है वो यहाँ पे, पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक इनटू लॉस का ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जो अमाउंट मिलेगा उसको एवरेज पॉलिसी के अंदर कंपेंसेट करेंगे। समझा। फिर आ जाओ फ्लोटिंग, क्या बोला बेटा, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग पॉलिसी, floating policy is taken to cover up the risk of the goods lying at a different places. Goods should be belong to the same person and the one policy will cover all the risk. मेरा जो गोडाउन है वो मुंबई में भी है, कलकत्ता में भी है, चेन्नई में भी है, ठीक है, अलग अलग जगह पर है, तो मेरा गोडाउन 4 जगह पर है और मैं एक ही पॉलिसी में चारों चीजें कवर करना चाहता हूँ एक साथ, तो मैं कौन सी पॉलिसी लूंगा, फ्लोटिंग पॉलिसी। चारों में से कहीं पे भी आग लगे इंश्योरेंस कवर मिलने वाला है। 4 अलग अलग पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलिसी में चारों जगह क्या रहे कवर, बस कंडीशन है कि चारों जगह मेरी होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉलिसी। एंड लास्ट आता है बेटा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, क्या बोला बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव। इस पॉलिसी के अंडर में आग लगना तो कवर है, लेकिन उसके साथ साथ और भी तरीके के रीजन बोलते हैं ना, रीजंस अवेलेबल है, जैसे फायर, आग लगी तो आपको पैसा तो मिलेगा। सेकंड आता है बर्गलरी, राइट्स, लाइटनिंग एक्सेट्रा। अब क्या होता है, दंगा फसाद, सुना है कि नहीं, किसी ने तो माहौल खराब हो गया, किसी ने तुम्हारी दुकान तोड़ दी, दुकान में जानबूझ के आग लगा के गए, तो ये जो दंगे फसाद वाली कंडीशन है उसमें भी आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कवर करके मिलेगा। कौन से, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। कौन सी, क्लियर है क्या, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए, हाँ या ना, पक्का।
तो लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन का टाइप्स आने का चांसेस इस साल है, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि उतना तो करना पड़ेगा। नाउ ट्रांसपोर्टेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट, 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 बेटा ट्रांसपोर्ट, ट्रांस मतलब ट्रांसफर, पोर्ट मतलब डेस्टिनेशन। जब कोई चीज एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाता है, इसी को कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट। क्लियर है क्या? ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ people, goods and animals from one location to another location, or it can be defined as a means of carrying things from one place to another place. लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कॉलेज जाना है, रिक्शा पकड़ा, स्टेशन पहुंचा, क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। बस पकड़ा, चला गया, तो ये क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह। शिप देखा बेटा? शिप, इस जगह खड़े रहो, वहां जाना है, तैर के तो जा नहीं सकते, तो 5 रुपए देते हैं, जेट्टी में बैठते हैं, जेट्टी वाला उधर ले जाता है। जेट्टी क्या होता है? शिप होता है। बोरीवली वगैरह साइड में अगर आप गए हो गए, जहां पे आपको वो जेट्टी, जेट्टी नॉर्मली क्या होता है? एक जैसे एलिफेंटा जाना है, तो अलीबाग में गए, अलीबाग जाना है, एलिफेंटा जाना है, तो आप गेटवे ऑफ इंडिया में जाने का, वहां पे जेट्टी का टिकट मिलता है, जेट्टी में बैठने का, और आपको वो समंदर तय करके देता है, वो रास्ता तय करके आपको बोट के जरिए दिया जाता है। कितने बजे का जेट्टी है बताऊंगा नहीं, ये तो पता चला, समझ रहे हो ना? क्योंकि जैसे कितना टाइम लगता है जाने में, वो भी नहीं बताऊंगा। मूड बना लिया तो कुछ बोल नहीं सकते। नाउ कम टू द फर्स्ट ट्रांसपोर्ट। इसमें से रोड ट्रांसपोर्ट वाला क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, 8 मार्क के लिए। थोड़ा सा एलैबोरेट करना पड़ता है बस। पहला बेटा रोड ट्रांसपोर्ट, सबको पता है रोड क्या होता है, वही जो नितिन गडकरी जी बनाते हैं, है ना, और जो हमारा नगर से बार बार खोद खोद के बनाता है। रोड्स आर द मीन्स टू कनेक्ट द पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, जमीन पर, जमीन की मदद से जब एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने की कोशिश की जाती है, उसको कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड इन द रोड ट्रांसपोर्ट, सच एज बुलक, बैलगाड़ी, साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी सब आ गया, साइकिल, बस, ऑटो रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, सब आ गया। रोड पे जो जो चलता है वो सब, वो बाबा गाड़ी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, वो सब उधर। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज? एडवांटेज क्या है बेटा? एडवांटेज सबसे पहला, सर ये एकदम चीपर होता है। चीपर मतलब सस्ता। बस 5 रुपया, रिक्शा 15 रुपया, 10 रुपया, जैसी आपको पहुंचाया जाए, डिपेंड करता है ना आपका पैसेंजर कौन सा है। इसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहता है सर? कम। उसके बाद डोर टू डोर सर्विस, कौन सा सर्विस? डोर टू डोर सर्विस। फोर्थ, रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर सुटेबल फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल टू रूरल एरियाज। शहर के लोगों को गांव तक, गांव के लोगों को शहर तक लाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अगर आपको यूपी जाना है, बिहार जाना है, एमपी जाना है, मद्रास जाना है, चेन्नई जाना है, बैंगलोर जाना है, कलकत्ता जाना है, कहीं भी जाना है, ट्रेन पकड़ोगे, ट्रेन से, तो ट्रेन क्या करता है? स्टेशन टू स्टेशन कनेक्ट है, बट स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक कैसे जाओगे? रोड ट्रांसपोर्ट की मदद। तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आप क्या करते हो? रोड ट्रांसपोर्टेशन का मार्ग। ये किसके लिए सुटेबल है सर? नजदीक के लिए, ज्यादा बड़ा बड़ा डिस्टेंस है, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन का ट्रैवलिंग लोग कर सकते हैं, सीढ़ी जाना है, रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ट है। सब बस से जाएगा तो भी चलेगा।
ट्रेन से गया तो भी चलेगा। सर मेरे को यहाँ से है ना जम्मू कश्मीर जाने का है। कैसे जाएगा? रोड। बेटा तू जाएगा तो अकेले। अगर आप रेगुलर राइडर हो तो ठीक है, आप जिसके साथ जा रहे हो वो भी राइडिंग करता है तो हो सकता है कि 2 घंटा ऐसा करके शफल करके आप लोग पहुंच जाओ। जाने में 1 महीना लगेगा, आने के 3 महीने आराम भी करना पड़ेगा। रेगुलर राइडिंग इज तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट इज सुटेबल। पैकिंग कॉस्ट इज लेस कंपेयर टू द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पैकिंग का कॉस्ट भी कम होता है। और लास्ट, प्राइवेट के व्हीकल कैन बी यूज। खुद की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो यहाँ से यूपी जाना, बिहार जाना वगैरह, अलग अलग स्टेट में जाना है, क्या आप खुद की गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ, रोड से जाना है तो। लेकिन अगर ट्रेन से जाना है तो गवर्नमेंट का ट्रेन है, तुम्हारा प्राइवेट ट्रेन चलने वाला नहीं है। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज क्या है? बारिश के समय पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रोड स्लिपरी हो जाती है ना, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ा डिस्टेंस है कि लॉन्ग डिस्टेंस और बल्कि गुड्स के लिए इट इज अनसुटेबल। रोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर स्पीड क्या होती है बेटा? एकदम स्लो होती है। पॉल्यूशन वगैरह का खतरा तो रहता ही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सीडेंट का खतरा। कौन सा? एक्सीडेंट। क्योंकि जब बोलते ना दो गाड़ियां आपस में मिस जजमेंट कर लेते तो गाड़ी गाना गाते हैं, ठुकरा के मेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी कहाँ जाएगी। ठीक है, मेरी गाड़ी को ठोक के तेरी गाड़ी किधर जाएगी। क्लियर है? नाउ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल पता है क्या होता है बेटा? पटरियों की मदद से अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, पटरी है ना, तो आपके लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन है सर? वो रेल ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू रेल लाइंस थ्रू द ट्रेन्स इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। इट इज मोस्ट डिपेंडेबल, it is most dependable mode of transport to carry goods and passengers over long distance. एरोप्लेन से जा सकते हैं क्या? पैसा लगेगा। सस्ते में जाना तो ट्रेन ही अच्छा है। नॉर्मली अपन लाइन किसके लिए लगाते पता है ना? ट्रेन के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रेन सुटेबल है। भारी भारी देखा, गांव जाने वाले देखे। अगर तुमको देखना है कि मुंबई कितनी ओवर क्राउडेड हो गई है, आप सिर्फ लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला में चले जाओ, और खास करके वो समय पे जाओ जहां पे यूपी, जैसे यूपी या कोई भी मेट्रो बॉय, मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया है, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाने वाली गाड़ियां देखो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, इवन चेन्नई और मद्रास वगैरह जाने वाली जो गाड़ियां है ना, उधर भी आप चेक करना, इतना क्राउड। लोग ड्रम में लेके आते हैं। ड्रम कौन लेके जाता है बे अपने गांव में? मेरे दिमाग में यार ड्रम कौन लेके जाता? चलो ड्रम ले रखोगे कहाँ? लेके तुम घुस तो गए, वो ड्रम होता है, उसके अंदर पूरा सामान भरा होता है। अबे ड्रम इतना बड़ा होता है कि कम से कम एक आदमी उसके अंदर बैठ के जा सकता है। अब वो रीजन क्या है? आई कांट फाइंड। हाँ, वैसे क्वालिटी ऑफ बास्केट शायद ना मिलती हो, बात अलग है, लेकिन रेल ट्रांसपोर्ट इज वेरी वेरी सुटेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। तिकड़े असेल। उसके बाद रेल एडवांटेज। एडवांटेज क्या? इट इज मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सिंपल सी बात है, उसके ऊपर वेदर कंडीशन ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। ठीक है, इट इज वेल ऑर्गेनाइज, ऐसा कहा जाता है, बोलना पड़ता है, वेल ऑर्गेनाइज बोलना पड़ता है, नहीं तो कभी कभी आपको नहीं। आज पटना जाने वाली गाड़ी 3 घंटे देरी से होता है, तुम बोलते 3 घंटा। मैंने तो ऐसी न्यूज सुना, पटना जाने वाली गाड़ी आज 24 घंटा देरी से। अब मैं जरा ये सोच रहा 24 घंटा इतना डिले कैसे हो सकता है बे? तो फिर याद आया इंडियन रेलवे, कुछ भी हो सकता है। मैं लाइफ में पहली बार महाराष्ट्र दर्शन के लिए गया था फ्रेंड लोग के साथ, 5 मई को गया।
13 मई को, 14 मई को रिटर्न था, और मेरे को ऐसा है कि मेरे को 13 मई को मुंबई में रहना पड़ता है, मेरा बर्थडे रहता है ना इसलिए। मुझे बाय डिफॉल्ट वहां पे ट्रिप को बीच में छोड़ के 12 मई को वहां से निकलना था, तब जाके मैं 13 मई को पहुंचूंगा। तो मैं कनकवली स्टेशन, कनकवली के बस स्टैंड पे खड़ा हुआ, उन लोगों ने मेरे को वहां ही छोड़ दिया, बोला तू निकल इधर से। बीच में ट्रिप छोड़ने वाले को इधर ही छोड़ते हम लोग। तो उन लोगों ने कनकवली छोड़ा, वहां पे बस आई, मैं बकायदा बस में बैठा शाम को 5 बजे। उसमें मतलब बताया जा रहा था कि 8:30 बजे के पहले आप पहुंच जाओगे, क्योंकि ट्रेन थी 8:30 बजे। बस ने मेरे को छोड़ा 9 बजे। अब मैं ट्रेन की टिकट ले रहा था कि भाई मुंबई जाने वाली गाड़ी की टिकट दे दे भाई, दादर दे, बोरीवली, जो जिधर की मिलता है दे भाई दे। और मैं प्रे कर रहा था, मैं उसको पूछा कौन सी ट्रेन अभी आया, बोला 8:30 वाली आएगी। बोला क्या, या तो मैं नशा किया तो वो किया। कौन सी ट्रेन आएगी, बोला 8:30 वाली मैंगलोर एक्सप्रेस आने वाली है। बोला अभी तक आई नहीं। धन्य हो इंडियन रेलवे, आज मेरे लिए आधे घंटा ट्रेन क्या है, लेट है, सुकून। तब लगा सही, कभी कभी लेट होना फायदे का सौदा हो सकता है। ठीक रात 12 बजे, मतलब मेरे को जगह का तो मिला नहीं, मालूम मैंने, तुम लोग तो ट्रैवल करते रहेगी, गाँव वगैरह जाते हैं, मैं कभी कभार ट्रैवल करता हूँ। मैं भी अपना बैग वैग लेके टिका दिया, कहा मैंने गेट पे। ठीक रात 12 बजे रत्नागिरी स्टेशन, 5 मिनट बाकी था 12 बजने में। रत्नागिरी स्टेशन में भूख लगा मेरे को, वड़ा पाव और चाय लिया। अब दोनों हैप्पी बर्थडे बोलते हुए पी गया। डॉट 12 बजे, डॉट 12 बजे रत्नागिरी स्टेशन पे हैप्पी बर्थडे बोल रहा हूँ। इधर मरता मरता इधर सुबह 7:30-8 बजे तक मैं मुंबई आया, थोड़ा बर्थडे सेलिब्रेट किया, दिन भर पार्टी वार्टी किया, और फिर 14 तारीख को फिर वापस बुलाया मेरे को सामान उठाने, क्योंकि सामान तो सब उधर ही छोड़ के आया था मैं। बोला जा रहे तुम लोग तो आके सामान लेके, अब खाली मेरा बैग लेके आया था, बोला। कभी कभी रेल ट्रांसपोर्ट में डिले होता है, कभी कभार, कभी कभार हो सकता है। फिर इट इज सुटेबल फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स, सबको पता है इट इज अ चीपर मोड ऑफ कंपेयर टू वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। रेलवे इज द सेफेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सेफ माना जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपका ड्राइवर नशेड़ी ना हो, क्योंकि आज के समय पे दुर्घटना हो जाती है ना। अब कैसे होती है उसकी जांच पड़ताल होती है ना। अब मेरे को बताओ, एयर ट्रांसपोर्ट वाले में तुमको पता है हर फ्लाइट में एक बॉक्स होता है जिसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। वो ब्लैक बॉक्स जो होता है वो अनडिस्ट्रॉयबल होता है, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। कुछ भी बम भी आ जाए ना, पूरा प्लेन उड़ जाएगा, लेकिन वो ब्लैक बॉक्स उड़ने वाला नहीं है। तो जब भी कैसे फ्लाइट में किसी भी तरीके का अनवांटेड एक्सपीरियंस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में ईच एंड एवरी माइन्यूट से माइन्यूट कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की जाती है। उसको देखकर, समझकर, बात समझकर सब कुछ क्या करते हैं, एनालाइज किया जाता है, एंड उसके कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर होने वाली है। समझा, इतना तो क्लियर है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है, रेलवे में जब ऐसा होता है तो इन्वेस्टिगेशन होता है। क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, और जो भी कसूरवार होगा वो जेल के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। अब मैंने अभी बीच में, मालूम है तुम लोगों को, बंगाल के यहाँ पर 2 ट्रेन टकरा गई थी, उसके पीछे से एक और ट्रेन है वो भी टकरा गई, 3 ट्रेन का कोलैप्स हो गया था ऑन ट्रैक। हुआ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग मर गए, फिर बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज थे। सो इंडियन रेलवे इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने सब कुछ किया, जांच पड़ताल किया, इनको जो कसूरवार था उसको क्या किया, उन लोगों को बाहर डिस्प्ले नहीं किया उन लोगों ने। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जब बाद में किसी को पूछा गया कि क्या आपको इस दुर्घटना के बारे में पूर्वाभास था, क्योंकि आप दुनिया को क्या बताते हो, दुनिया का भविष्य बताते हो, आप लोगों का भविष्य बताते हो, तो क्या आपको ये भविष्य पता था? जब किसी को पूछा गया
जब आपके पास कोई आता है तो आप लोगों को क्या बताते हो? उसका भविष्य बताते हो। तो क्या आपको इस इवेंट के बारे में नहीं पता था? तो बोलता हाँ मुझे पता था, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। क्या? लोग मरने वाले, तुमको ये पता है, तुम बताए नहीं किसी को। हाउ? तो तुम्हारी जो पूर्वाभास वाली फीलिंग है उसका करना क्या है फिर? कॉमन सेंस ना, स्टेटमेंट है, जाकर ढूंढ लेना। क्या ऐसा कभी किसी ने कहा था क्या? ये चीज है। तो इसका मतलब आपको 90% केसेस में मिसलीड किया जा सकता है इजीली, आपको बेवकूफ। एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपको अपना प्रोपेगेंडा, अगर आपको अपनी बात लोगों में फैलानी है तो आप अमीर लोगों को या जो पढ़े लिखे लोगों उनको मत पकड़ो, जो अनपढ़ है उनको मत पकड़ो, जो कम पढ़े लिखे उनको पकड़ो। कम पढ़े लिखे लोग आपकी बातों को सच मान लेते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना उसको लेना देना ही नहीं है, मजदूरी में बिजी है। जो बहुत पढ़ा लिखा उसको पता है क्या फैक्ट है क्या नहीं, वो फैक्ट चेक करेगा। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा वो आधी आधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख लेता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मालूम है ना क्या होता है? जो व्हाट्सएप है वो सच है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी दिन उसका न्यूज आया कि वो खुद मर गया, हाँ मान लिया उसने मर गया। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसके लिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। किसकी जरूरत है सर? लार्ज इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसका रूट फिक्स होता है, टाइम टेबल फिक्स होता है, सब कुछ यहाँ पर क्या होता है सर? फिक्स होता है। तो आप इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही वगैरह कर नहीं सकते, आप अपना खुद का रूट डिजाइन नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे डोर टू डोर सर्विस मिलने वाली है क्या? नहीं, यहाँ पर आपको स्टेशन टू स्टेशन की सर्विस मिलने वाली है। फिर इट इज अनसुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट इज अनसुटेबल। जैसे आपको यहाँ से पार्ला जाना है, अब भी ट्रेन में चढ़े, अब भी उतर गए। आपको अगर पार्ला हाईवे जाना है तो देयर इज नो सेंस कि आप यहाँ से सैंटाक्रूज स्टेशन जाओ, ट्रेन पकड़ के फिर पार्ला स्टेशन आओ, पार्ला स्टेशन से फिर हाईवे आओ। अब डायरेक्टली रिक्शा पकड़, उससे कम टाइम में पहुंच जाएगा। सो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इट इज अनसुटेबल। लेस सर्विस इन रूरल एरिया, गांव खेड़ों में अभी तक ट्रेन शायद पहुंची नहीं है। बहुत सारे ऐसे गांव जहाँ पे ट्रेन अभी कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे अभी तक सर्विस उसकी प्रॉपर मिलती नहीं है। फिर आ जाओ बेटा एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज वाला ट्रांसपोर्ट। हवाई जहाज, एयरवे, ठीक है। इट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर थ्रू एयरवेज बाय यूजिंग डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट, कार्गो एंड हेलीकॉप्टर। हवा की मदद से, एरोप्लेन बोलते जिसको, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। अपने पास डोरेमोन तो है नहीं, बैम्बू कैप्टर लगाएगा। नोबिता चलो हम घूम के आते हैं, नोबिता भी जिंदगी सवार लो एक नई बहार हो। मैं बोलता मेरे को जिंदगी में क्यों नहीं डोरेमोन मिला? डोरेमोन अपनी जिंदगी में होता ना, डोरेमोन जिंदगी में डोरेमोन ना होता, वो भी कहीं बैठ के मावा गुटखा खाया होता। उसको डोरे किक नहीं देते, उसको फिर विमल देते, और वो रहता अपनी जिंदगी एकदम क्या होती, खुशनुमा हो जाती। डोरेमोन, डोरेमोन मेरे को आज 12वीं के एग्जाम में पास होना है, आपके पास कोई गैजेट है क्या? हाँ है ना, इनविजिबल चश्मा, जिसमें तुम खाली चश्मा पहने, सामने वाला है तुमने नॉर्मल चश्मा पहना है, लेकिन उस चश्मे में तुमको पूरा आंसर मिलेगा। बोले उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए तुझे शिजुका को छोड़ना होगा। अब ये बंदा हाँ बोलेगा क्योंकि एग्जाम में चीटिंग करने मिलेगा। डोरेमोन, अब तुमको क्या लगता है जिंदगी में अगर किसी के डोरेमोन होता तो दूसरा डोरेमोन दूसरे को नहीं मिलेगा? मिलेगा, टीचर को भी मिल गया, टीचर ने तुमको ठोक दिया। तुम्हारे पास डोरेमोन है तो उसके डोरामी है, समझा? तो हाँ वैसे ही। Now what is the advantage of air transport? पहला, it is the fastest mode of transport, इसमें अनब्रोकन जर्नी होती नहीं है।
जमीन ही नहीं है ना। हवा में ट्रैफिक का टेंशन है क्या? समंदर के खतरों का टेंशन है क्या? तो यहाँ पे जर्नी अनब्रोकन है। मैं यहाँ से गुजरात गया था 45 मिनट में गुजरात, 45 मिनट में गुजरात। वो बात अलग है, वहां के एयरपोर्ट पे उतरने के बाद मेरे दोस्त के घर पे जाने तो 3 घंटा लगा मेरे को। मेरे को सुबह छोड़ने के लिए आया मेरा दोस्त। घर से हम लोग निकले ना तो 4:30 बजे उठे हम लोग। उसके बाद वहां से 7:30 का फ्लाइट था हमारा, तो वहां से वो 2.5 घंटे में हम लोग वहां से निकल के किधर आए? एयरपोर्ट पे आए। एयरपोर्ट पे हम लोग ने 7:30 बजे की फ्लाइट पकड़ी। ठीक है, 7:30 पौने 8 की फ्लाइट थी। तो फ्लाइट पकड़ के मैं सीधा मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद घर पे आके नहा धो के चाय नाश्ता करके उसको फोन किया, भाई किधर है? बोलता अभी जस्ट घर पे पहुंचाओ। बोला तू अहमदाबाद से गांव गया, 3 घंटा लगा, वही 3 घंटे में मुंबई आके खाना पीना नाश्ता करके बैठा हुआ आराम से। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कहा है? फास्टेस्ट। और रोड ट्रांसपोर्ट कैन बी द स्लोएस्ट। क्यों? उससे स्लो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। उससे स्लो क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट। एयरवे हैज अ स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। कौन सा इंपॉर्टेंस है सर? स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि जब भी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आएगी, इंटरनल एक्सटर्नल की सिक्योरिटी की बात आएगी, किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई भी खतरा वगैरह आ गया तो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को क्या पहुंचाया जाता है? खाना पीना पहुंचाया जाता है। यस और नो? इसमें कोई भी फिजिकल बैरियर होता नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है सर? सबसे महंगा है। सबसे ज्यादा क्या है? महंगा है। इसमें पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट। यहां पर अगर किसी भी तरीके की चूक हुई तो आपकी जिंदगी में क्रिश तो आएगा नहीं। क्रिश मतलब पिक्चर देखा है? एरोप्लेन में बैठे रहते हैं, व्हील नहीं खुलता है, हे भगवान अब कौन बचाएगा, क्रिश आता है। ऐसा वाला, ऐसा वाला, ऐसा ऐसा वाला, वो वाला क्रिश। ऋतिक रोशन वहां आता है, वो ऋतिक रोशन वहां आता है, ऐसा उड़ के व्हील खोलता है। फिर वो बाद में बोलता है, माँ मेरी शक्तियों का गलत फायदा लिया जा रहा है माँ। और जैसे मैटर कहीं का भी हो, कृषि आना है क्योंकि वही सुपर हीरो है। हाँ है ना? मैटर कोई भी देश का हो, कृषि जाएगा उधर, क्योंकि हमारे पास एकलौता सुपर हीरो है, याला कृष्ण है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मेरे को यहां से नवी मुंबई जाना, फ्लाइट पकड़ के जाओ, पागल है क्या? जब तक फ्लाइट पकड़ टेक ऑन करके टेक ऑफ लेगी ना, उधर उतरेगी, तब तक तो इधर ही बाय रोड पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको उसके लिए पहले वेट करना पड़ता है, बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर वो टेक ऑफ होने में, टेक ऑन होने में टाइम लगेगा। तब तक तो शायद नवी मुंबई तो पहुंच के है ना, काम करके भी रिटर्न आ जाएगा। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल रेस्ट्रिक्शन। इंटरनल रेस्ट्रिक्शंस होते ही है। यस सर, देश की सुविधा, सुख सुविधा के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या है बेटा? पानी के जहाज, पानी के जहाज से जो आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर वेज। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ वाटर। इसमें शिप्स आते हैं, बोट आते हैं और स्टीमर्स आते हैं। क्लियर है? एडवांटेज क्या है सर? एडवांटेज पहला, रेल और एयर के कंपैरिजन में कॉस्ट ऑफ वाटर बहुत ही क्या होता है सर? कम। समंदर खुला पड़ा है, वो कभी हिसाब मांगता नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से अपनी शिप लेके जाओ, बोट लेके जाओ, वेसल लेके जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, ये वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एकदम चीपर होता है। बल्कि गुड्स को आप इजीली क्या कर सकते हो? कैरी कर सकते हो। और जब भी डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि देश और दुनिया के, अपने देश के डिफेंस के लिए, मालूम है ना, अपना जो देश है वो पानी में भी आता है, जमीन पे तो है ही। पाकिस्तान, चाइना जैसे, अफगानिस्तान वो जमीन से गिरा है, लेकिन अपना जो देश है वो पानी के हिस्से में भी आता है। गुजरात, मुंबई है ना, वो सब पट्टे पे भी जा, तो उधर भी प्रोटेक्शन करना जरूरी है। तो उसके लिए अपने को डेवलपमेंट ऑफ शिपिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड लास्ट,
फॉरेन ट्रेड के लिए इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब बड़ा कंसाइनमेंट लेके जाना है, ठीक है, जिसमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग सकते हैं, तो वहां पर वाटर ट्रांसपोर्ट की मदद ली जाती है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज क्या है? इट इज द स्लोवेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे स्लो, कछुए से भी स्लो। 6 महीना 7 महीना लगता है ना जाने में, कहीं भी एक डिस्टेंस कवर करने में। जैसे आपको अगर लक्षद्वीप वगैरह जाना तो 10 दिन का समय लगता है, जाके रिटर्न आने में 7 दिन का समय लगता है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द रिस्कियर मतलब रिस्क ज्यादा है, क्योंकि समंदर के खतरे भी ज्यादा है। समंदर के खतरे भी और समंदर के लुटेरे से भी खतरे है। वो पायरेट, सिर्फ पीरेट्स सुना है ना, पायरेट्स, समंदर, पीरेट्स ऑफ कैरिबियन सी, समंदर के लुटेरे। तो ऐसा मत सोचो कि वो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कभी कभी वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, समंदर के लुटेरे होते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, ये पोर्ट टू पोर्ट सर्विस देते हैं, डोर टू डोर सर्विस देते नहीं है। इट इज सब्जेक्ट टू पैरिल्स ऑफ सी, ये किसके ऊपर? समंदर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कैसे टेकन ऑफ करना है, रिस्क कितना, कितने खतरों को लेना है। एंड लास्ट, हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि इसमें आपको पोर्ट और शिप दोनों को डेवलप करना पड़ता है। क्लियर है? लास्ट टू 2 मार्क के लिए, मोनोरेल एंड मेट्रो, सबको पता है मोनोरेल और मेट्रो में क्या फर्क है, पता है ना? मोनोरेल पता है? अभी जिसको नहीं पता वो चेंबूर से लेके दादर वगैरह जाओ, चेंबूर से जाना है तो आपको एक मोनोरेल मिलेगा, जो पतला रास्ता होता है, बोलते हैं ना ट्रेन जैसे ही होता है, बस 2 या 3 डब्बों का मोनोरेल होता है। मेट्रो क्या होता है? अंधेरी वगैरह से, अंधेरी वगैरह से आपने देखा होगा आप, मेट्रो पता है ना, 5 या 6 डब्बे का रहता है, जिसपे जवान मूवी शूट हुई है, ठीक है बस। अच्छा, रेलवे और मेट्रो में क्या फर्क है? रेलवे जो होता है वो साउथ को नॉर्थ से कनेक्ट करता है, समझा? साउथ को, उसका एक पट्टा फिक्स है। मेट्रो का काम होता है ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करना, हाईवे टू हाईवे को कनेक्ट करना, एरिया को एरिया से कनेक्ट करना, ये काम होता है मेट्रो का। जैसे किसी को अंधेरी हाईवे से लेके दहीसर हाईवे जाना है तो वो मेट्रो से जाएगा, वो ट्रेन से जाएगा तो उसको यहाँ से ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, फिर वहां से जाके दहीसर से वापस हाईवे पे आना पड़ेगा। हाईवे टू हाईवे कनेक्ट करने का काम कौन करता है? मेट्रो। जो लोकेशन होते हैं ना, स्पॉट लोकेशन, उसको कनेक्ट करता कौन है? मेट्रो। फिर आता है रोपवे। रोपवे पता है? जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे जीवदानी वगैरह जाते होगे आप लोग, तो वहां पर उतना जिसके पैरों में जान नहीं होती है, जवान लोग, ठीक है, जिनको 1500 सीढ़ी चढ़ने के लिए टेंशन आता है, या जो बुजुर्ग होते हैं जिनके पैरों में, घुटनों में दर्द हो सकता है, तो ऐसे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मिलता है कौन सा? रोपवे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पास रोपवे के अलावा जरिया ही नहीं है, जहाँ पे रोप से वो क्रेन बांध दिया जाता है, क्रेन लगा दिया जाता है और क्रेन की मदद से आप ऊपर जाते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रोप वे, ठीक है। ट्रॉली वगैरह टाइप होती है, हिल्स वगैरह, ट्रॉली वगैरह की व्हील की मदद से यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है, ठीक है। ये जो जम्मू कश्मीर जैसे इलाके वगैरह होते हैं, जहाँ पे पहाड़ी इलाके, महाबलेश्वर हो गया, सप्तशृंगी टेम्पल वैसा हो गया, वहां पर इस तरीके के रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। डिफिकल्टी है क्या? श्योर? पक्का?